हेलो एवरीवन। हमने आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर स्टार्ट किया है पिछले वीडियो में, राइट। और इसके हम 4.1 और 4.2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज हम इसका टॉपिक 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड 4.3 टॉपिक इज ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें से मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को हमें ओमिट करना है, हटाना है। तो उसी के बारे में ये टॉपिक है। लुक एट दिस नंबर सीक्वेंस 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। अब आपको कह रहे हैं कि आपको एक नंबर सीक्वेंस दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन अप टू। हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस और पैटर्न? हम इस सीक्वेंस या पैटर्न को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इजी कह रहे हैं कि बहुत इजी है। दीज आर द नंबर्स अपियरिंग इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल और 4, कि ये जो नंबर्स आपको अपियर हो रहे हैं ये हमें 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में मिलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है ये 4 की टेबल है, राइट। ये 4 के मल्टीपल्स हैं जो कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? कहते हैं सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या है? अब आप देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, सो ऑन अप टू। हम इस वे में 4 की टर्म्स जो हैं वो लिख सकते हैं। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारी फर्स्ट टर्म निकल आई। अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये हमारी क्या है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड टर्म निकल आएगी। जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। इस वे में हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 4 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी 20th टर्म आ जाएगी। इस वे में अगर हम 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी क्या आएगी? ये 29th टर्म। 4 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कौन सी आएगी? 50th टर्म आएगी। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है? 12, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3। मीन्स थर्ड टर्म को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी, विच इज 12, राइट। कह रहे व्हाट इज द 29th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस की 29th टर्म क्या होगी? जब हमने पता है कि हम अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड टर्म निकालनी है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 20th टर्म निकालनी है तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही अगर हमें 29th टर्म चाहिए तो हम 29 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 29th टर्म आ जाएगी। फाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब कह रहे हैं कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इस सीक्वेंस की nth टर्म का। ये सोन अप टू चल जा रही है। अब कह रहे हैं कि अगर मान लो ये सीक्वेंस है और यहाँ पर हमारी nth टर्म आ रही है तो आपको इसके लिए जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सिंपल है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमने कैसे फाइंड आउट की? 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारी थर्ड टर्म है, कैसे फाइंड आउट की? 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमने 29th टर्म निकाली है तो हम 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? 4 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? nth टर्म इस सीक्वेंस की। नोट दैट हियर n इज अ लेटर नंबर दैट डिनोट्स अ पोजीशन इन द सीक्वेंस। कह रहे हैं कि यहाँ पर n जो है लेटर नंबर है जो कि इस सीक्वेंस में अपनी पोजीशन को डिनोट कर रहा है। अब इसकी पोजीशन क्या है? ये क्या है? nth टर्म है। तो हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय n। As it is a sequence of multiples of 4, it can be seen that the nth term will be 4 times n। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे हमने सीक्वेंस देखा मल्टीपल ऑफ 4 का, 4 के टेबल में हमने सीक्वेंस देखा तो हमने क्या देखा कि nth टर्म क्या होगी? 4 टाइम्स n। n को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी nth टर्म आ गई। As a standard practice, we shorten 4 into n to 4n by skipping the multiplication sign। कहते हैं प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय n को हम शॉर्ट करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 4n। हम मल्टीप्लिकेशन साइन को क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे, हटा देंगे। हम 4 मल्टीप्लाई बाय n को 4n भी लिख सकते हैं।
कोई भी चीज है, कोई भी टर्म है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय k है तो हम इसको 16k लिख सकते हैं। मींस जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसके हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय n में हमने इसको शॉर्टन करने के लिए हम इसको 4n लिख देते हैं और हम मल्टीप्लिकेशन साइन को स्किप कर देते हैं। वी राइट द नंबर फर्स्ट फॉलोड बाय द लेटर s। अब हमें ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें नंबर लिखना होता है और लेटर जो है उसके बाद हम इसको n4 नहीं लिख सकते हैं। हमेशा नंबर फर्स्ट आएगा और लेटर जो है वो सेकेंड, मीन्स 4n ही हम इसे लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4k व्हेन k इक्वल्स टू 4। कह रहे हैं कि अब 4k, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 7k और आपको k की वैल्यू गिवन है 4, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू क्या है 4, तो हम इसको क्या से लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 7 4 28। k की वैल्यू क्या आ गई 28 जब हमें k की वैल्यू गिवन है 4। सेम फाइंड द वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन 5m plus 3 takes when m equals to 2। अब कह रहे हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 5m plus 3 और आपको m की वैल्यू गिवन है 2 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक्सप्रेशन है 5m plus 3 और m हमें दे रखा है 2, तो हम m की वैल्यू क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे। 5m है 5 मल्टीप्लाई बाय m और m की वैल्यू है 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 एंड 5 2s are 10 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 13। तो 5m प्लस 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13, राइट। दिस नेक्स्ट टॉपिक है माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक। माइंड द मिस्टेक, आप मिस्टेक ढूंढिए, एंड मेंड द मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे ढूंढो और उसको मेंड द मिस्टेक मींस आप उस मिस्टेक को करेक्ट करके लिखो। Some simplifications are shown below where the letter numbers are replaced by numbers and the value of the expression is obtained। आपको नीचे कुछ simplifications दे रखी हैं, ठीक है, जहां पर लेटर नंबर्स को रिप्लेस कर दिया है नंबर से और आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी दे रखी है। आगे आपको लिखा है ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। अब आपको इन सारे ये 9 टर्म्स दे रखी हैं, राइट, 9 एक्सप्रेशन गिवन है और आपको कहा है कि आपको हर एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है, उसकी वैल्यू गिवन है और आपको देखना है कि क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। कहते हैं अगर मान लो आपको कोई मिस्टेक मिलती है इन एक्सप्रेशंस में तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या रॉन्ग है, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, देन करेक्ट इट। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कीजिए एंड गिव द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन की वैल्यू दीजिए। आपको ये 9 एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, इफ a इक्वल्स टू -4 देन 10 - a इक्वल्स टू 6। आपको a की वैल्यू गिवन है, आपको एक्सप्रेशन गिवन है 10 - a और वो कह रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 6 आएगा। क्या ये सही है, करके देखते हैं। नाउ आपको ये गिवन है क्वेश्चन, हमें एक्सप्रेशन गिवन है 10 - a और a की वैल्यू हमें गिवन है -4, तो हम a की जगह -4 पुट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ -4, दिस इज इक्वल्स टू 10। अब ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है। जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जितने भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो अब ये माइनस है तो ये क्या बन गया +4 और आंसर हमें पास आया 14, लेकिन हमें तो गिवन 6 है और हमारा आंसर आया है 14। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है ये क्या है, रॉन्ग है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इफ d इक्वल्स टू 6, आपको d की वैल्यू गिवन है, देन 3d इक्वल्स टू 36 और आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 3d और उसकी वैल्यू दे रखी है कि उसका आंसर क्या आ रहा है 36। अब हमें इसे भी चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, आपको d की वैल्यू 6 दे रखी है और एक्सप्रेशन दे रखा है 3d, राइट। तो अब d की वैल्यू 6 है तो हम d की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय d, d क्या है 6 विच इज इक्वल्स टू, अब 6 3s are या 3 6s are कितना होता है
18 और हमें वैल्यू दे रखी है कि 3d की वैल्यू कितनी है 36। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी रॉन्ग है। Therefore, this question is also wrong. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ s इक्वल्स टू 7 देन 3s माइनस 2 इक्वल्स टू 15। आपको s की वैल्यू 7 गिवन है और एक्सप्रेशन दे रखे 3s माइनस 2 और जब हम उसको सॉल्व करेंगे कह रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा 15। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक्सप्रेशन है हमारे पास 3s माइनस 2। अब s की वैल्यू हम पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय s इज 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 7 3s आर 21 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ रहा है 21 माइनस 2 इज 19 और हमें क्या गिवन है 15। तो इसका मतलब ये है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ r इक्वल्स टू 8 देन 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 29। आपको एक्सप्रेशन गिवन है 2r प्लस 1 और r की वैल्यू गिवन है 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8 2s आर 16 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 17। हमारा आंसर आ रहा है 17 और हमें गिवन है 29, मीन्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी रॉन्ग है। देन दिस वन इज ऑल्सो क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ j इक्वल्स टू 5 देन 2j इक्वल्स टू 10। आपको j की वैल्यू 5 गिवन है और आपको एक्सप्रेशन गिवन है 2j और कह रहे हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हियर 2j हमें एक्सप्रेशन गिवन है तो हम j की वैल्यू पुट करेंगे 5 विच इज इक्वल्स टू 5 2s आर 10 और हमें वैल्यू भी 10 दे रखी है, मीन्स ये जो करेक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू सही है। तो हमारा ये फिफ्थ जो है क्वेश्चन ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ m इक्वल्स टू -6 देन 3 into m plus 1 equals to 19. नाउ एक्सप्रेशन इज 3 into m plus 1 और m की वैल्यू हमें क्या गिवन है -6 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 into -6 प्लस 1। वन टर्म माइनस की है, सेकेंड टर्म प्लस की है, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, राइट। तो 6 माइनस 1 इज 5, बट साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ हो और बड़ी टर्म हमारे पास 6 है और उसका साइन क्या है माइनस, तो हमारा यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। नाउ 3 5s आर 15 और साइन कौन सा आएगा माइनस। हमारा आंसर आ रहा है -15 और हमें गिवन क्या है 19, मीन्स ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो गलत है। अब ये हमारा क्वेश्चन भी गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ f इक्वल्स टू 3 g इक्वल्स टू 1 देन 2f माइनस 2g इक्वल्स टू 2। हियर एक्सप्रेशन इज 2f माइनस 2g। अब f की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू है 1 विच इज इक्वल्स टू 3 2s आर 6 माइनस 2 1s आर 2 एंड आंसर इज 6 माइनस 2 इज 4। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी जो है वो हमारा गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है इफ t इक्वल्स टू 4 b इक्वल्स टू 3 देन 2t प्लस b इक्वल्स टू 24। नाउ एक्सप्रेशन हमारे पास है 2t प्लस b। t की वैल्यू 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय t इज 4 प्लस b इज 3 विच इज इक्वल्स टू 4 2s आर 8 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 इज 11 और हमें आंसर दे रखा है 24। तो ये वाला भी जो है वो गलत एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है इफ h इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 6 देन h माइनस 3 माइनस n इक्वल्स टू 4। आपको h और n की वैल्यू गिवन है, आपको एक्सप्रेशन गिवन है और उसके एक्सप्रेशन का आंसर दे रखा है 4। तो चलिए करके देखते हैं। नाउ एक्सप्रेशन है हमारे पास h माइनस 3 माइनस n विच इज इक्वल टू h की वैल्यू 5 है माइनस 3 माइनस n की वैल्यू क्या है 6 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 6। अब 1 पॉजिटिव टर्म है 1 नेगेटिव है, दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में, तो 6 माइनस 3 और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी टर्म के आगे, बड़ी टर्म 6 है, 6 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस का विच इज इक्वल्स टू 5। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस
3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8 और हमें एक्सप्रेशन में दे रखा है 4, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या आ गया हमारा गलत। तो इस सारों में सिर्फ 1 जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू जो है वो हमें सही दी है और बाकी सारे क्या थे, गलत थे। नाउ 4.4 टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। Earlier we found expressions to find perimeters of different regular figures in terms of their sides. कह रहे कि पीछे हमने एक्सप्रेशंस पढ़े कि हम कैसे पेरीमीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स। हमें डिफरेंट रेगुलर फिगर्स, हमें पॉलीगन दिए थे, हमने स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला 4a, ट्रायंगल का निकाला 3a, देन पेंटागन का निकाला था 5a। मीन्स जिस फिगर की जितनी साइड्स होती हैं उतने नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी साइड को, तो वो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। नाउ अब यहाँ पर कह रहे हैं लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब कह रहे हैं कि चलो हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, राइट, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये भी इसकी लेंथ है और ये भी इसकी ब्रेड्थ है। अब रेक्टेंगल होती क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, राइट। जितनी इसकी लेंथ होगी वही इसकी ऑपोजिट साइड की भी लेंथ होगी, जितनी इस ब्रेड्थ की लेंथ है उतनी ही ब्रेड्थ की ये वाली लेंथ भी होगी। ऑपोजिट साइड्स जो है वो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। और जब भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना, पेरीमीटर होता है बाउंड्री, बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड आउट करने को हम पेरीमीटर बोलते हैं। और स्क्वायर, मान लो हमने पीछे एक स्क्वायर लिया था, राइट, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया था, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर वन साइड ए है, सेकंड भी ए, थर्ड भी ए, फोर्थ भी ए, तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या थी ए, तो 4a आ गया था। ट्रायंगल, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, राइट, तो इसका पेरीमीटर हमने क्या लिखा था 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड अगर मान लो हम x ले रहे हैं तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो साइड क्या आ गई थी 3x, तो पेरीमीटर क्या हो गया 3x। पेंटागन था, पेंटागन की 5 साइड्स, हमें एक रेगुलर पेंटागन गिवन है, तो रेगुलर पेंटागन अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड कर रहे हैं या 5 मल्टीप्लाई बाय साइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें चीज क्या दे रखी है, ऑल लेंथ्स इक्वल। जब हमें सारी लेंथ्स जो है वो इक्वल होती हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं कि जितनी साइड होती है उतनी साइड से, उतने नंबर से हम साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो उसके लिए कहा है कि आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आगे क्या लिखा है, एज इन द प्रीवियस केसेस we will first describe how to get the perimeter when the length and breadth of rectangle are known। कहते हैं हम पीछे केसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम पेरीमीटर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की नोन है। मान लो ये हमारी रेक्टेंगल है, राइट, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है और ये भी ब्रेड्थ है, राइट। हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो पता है रेक्टेंगल की, राइट। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हम लेंथ ब्रेड्थ इन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाता है, पेरीमीटर। लेट अस यूज द लेटर नंबर्स L and B इन प्लेस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि ये हमारी लेंथ है तो लेंथ की जगह हम लेटर L को लेते हैं और ब्रेड्थ की जगह B लेते हैं। लेट P डिनोट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर को हम क्या डिनोट करते हैं, किस चीज से, P से। देन वी हैव P इक्वल्स टू L प्लस B प्लस L प्लस B। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, L प्लस B प्लस L प्लस B। As we know, these represent numbers and so the terms of an expression can be added in any order, hence the above expression can be written as। अब कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो लेटर्स हैं इनको हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। मींस अगर हमें लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम टर्म्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। अगर मान लो हमारे पास लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 2 है,
प्लस 4 प्लस 2। अब ये हमारे पास नंबर्स हैं तो हम इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मींस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर के एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, L प्लस एल प्लस बी प्लस बी, जो सेम लेटर्स हैं उनको हम साथ में लिख देंगे। एज L प्लस एल इक्वल्स टू 2L, L प्लस एल कितना होता है 1L प्लस 1L, 2L बन गया। B प्लस बी अगेन 1 है, 1B प्लस 1B तो कितना बन गया 2B। ये है L प्लस एल बना हमारा 2L, B प्लस बी बना हमारा 2B। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, पैरामीटर को लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। Notice that the initial expression L plus B plus L plus B and the final expression 2L plus 2B that we got for the parameter look different. कहते हैं कि अब हम जो ये पैरामीटर देख रहे हैं, ये पैरामीटर देखने में हमें डिफरेंट लग रहा है कि ये तो 4 टाइम्स प्लस हो रहा है, ये 2 टाइम्स प्लस हो रहा है, ये तो सिंगल एल था, सिंगल बी और यहाँ पर 2L प्लस 2B है। तो देखने में हमें क्या लग रहा है, ये डिफरेंट लग रहा है। However, they are equal since the expression was obtained from the initial one by applying the same rules and operation we do for numbers. कहते हैं लेकिन ये एक्सप्रेशंस दोनों क्या हैं, सेम है, इनकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन से तो हमने ऑब्टेन किया है। इस आगे कह रहे हैं they are equal in sense that they both take the same values when letter numbers are replaced by numbers. इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी जब हम लेटर नंबर्स को किसी नंबर से डिनोट कर देंगे। जब हमने लेंथ को 4 लिया, ब्रेड्थ को 2 लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ इज 4, ब्रेड्थ इज 2, लेंथ इज 4, ब्रेड्थ इज 2, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। इसकी वैल्यू भी 12 आ गई। और अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं L और B की वैल्यू, तो यहाँ पर पैरामीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल क्या था हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू बी हमारे पास क्या है 2, तो 4 2 जार 8 प्लस 2 2 जार 4, और जब हम इनको प्लस करेंगे 8 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 12। तो इसकी वैल्यू भी 12 आई, इसकी वैल्यू भी 12 आई। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, जबकि हम लेटर नंबर्स को नंबर्स के साथ रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया है कि लेंथ को लिया है इन्होंने 3 और बी को लिया है, ब्रेड्थ को लिया है 4। तो लेंथ प्लस बी प्लस लेंथ प्लस बी क्या आ गया, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, जिसकी वैल्यू आ गई 14। और 2L प्लस 2B क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय L इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B इज 4, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, तो 6 प्लस 8 कितना आ गया 14। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। So we call the expression 2L plus 2B the simplified form of L plus B plus L plus B, कि expression 2L plus 2B जो है simplify है form L plus B और L plus B की। Let us see more examples of simplification। कहते हैं अब हम आगे और examples देते हैं कि हम कैसे simplify करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें example number 5 given है। Here is a table showing the number of pencils and erasers sold in a shop। कहते हैं आपको एक टेबल गिवन है, राइट, इसमें नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ इरेजर्स जो हैं किसी एक शॉप में वो बेचे जा रहे हैं। द प्राइस पर पेंसिल इज C एंड द प्राइस पर इरेजर इज D। और पर पेंसिल की प्राइस कितनी है, C है, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट C है और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, D। Find the total money earned by the shopkeeper during these 3 days। और आपको टोटल मनी फाइंड आउट करनी है कि उस शॉपकीपर ने कितनी अर्न की, कितना कमाया इन 3 डेज में। आपको डे 1 में दे रखा है कि डे 1 में उसने पेंसिल्स कितनी सोल्ड की 5 और इरेजर सोल्ड किए 4। डे 2 में उसने पेंसिल्स जो थी वो बेची, 3 पेंसिल्स बेची और इरेजर 6 बेचे। और थर्ड डे पर उसने पेंसिल्स 10 बेची और इरेजर कितने बेचे 1। आगे लिख रहे हैं लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स। तो सबसे पहले हम वो मनी फाइंड आउट करते हैं जो उसने पेंसिल बेचकर अर्न की। द मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन डे 1 इज 5C। अब यहाँ पर ये मनी दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, राइट, और ये पेंसिल्स हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय C विच इज 5C। तो फर्स्ट डे पर उसने पेंसिल्स बेचकर कितना अर्न किया 5C।
सिमिलरली मनी अर्नड बाय सेलिंग पेंसिल्स ऑन द सेकेंड डे, और सेकेंड डे पर उसने जब पेंसिल्स को बेचा तो उसके टोटल मनी कितनी मिली, 3 पेंसिल्स को बेचा, प्राइस कितना है पर पेंसिल का, C, तो सेकेंड डे पर कितना मिल गया, 3C। ठीक है, तो सेकेंड डे पर कितनी उसने अर्निंग की, 3C। और थर्ड डे पर उसने 10 पेंसिल सेल की, प्राइस थी C 1 पेंसिल की, तो 10 पेंसिल्स की कितनी होगी, 1 की अगर C है तो 10 की कितनी आ गई, 10C। तो थर्ड डे पर उसने कितनी मनी अर्न की, 10C। तो यहाँ पर वही लिखा है, द टोटल मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स इज, अब जो उसने टोटल मनी इन पेंसिल्स को 3 दिनों में बेचकर कितनी की, फर्स्ट डे पर 5C, सेकेंड डे पर 3C और थर्ड डे पर 10C। तो 5C प्लस 3C प्लस 10C, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल मनी उसने पेंसिल्स बेचकर अर्न की। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स, कहते हैं कि अब हम क्या इस एक्सप्रेशन को अगेन सिंप्लीफाई करके इसकी टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी टर्म्स दे रखी हैं, 1 2 3। अब कह रहे हैं कि क्या हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसकी जो टर्म्स है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। The expression means 5 times C is added to 3 times C is added to 10 times C। कहते इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, आपको एक्सप्रेशन क्या था, 5C प्लस 3C प्लस 10C, ये आपका एक्सप्रेशन था, राइट। अब कह रहे हैं कि 5C का मतलब क्या है, 5 टाइम्स C प्लस 3 टाइम्स C प्लस 10 टाइम्स C, राइट। और इन टोटल द लेटर नंबर C इज एडेड, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें टोटल में क्या है, ये जो C टर्म है ये ऐड हो रही है कितने टाइम्स, 5 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स। ठीक है, यहां पर भी C के साथ 5 है, C के साथ 3 है और C के साथ 10 है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो हमने C को कॉमन लिख दिया और अंदर हमारे पास क्या रह गया, 5 प्लस 3 प्लस 10, और इसको प्लस करने पर क्या आ जाएगा, C इंटू 10 प्लस 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 10 इज 18, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18C। तो कहते हैं सो इन टोटल द लेटर नंबर C इज एडेड 5 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स, जैसा कि हमने अभी देखा। दिस इज व्हाट वी हैव सीन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। कहते हैं यही चीज हमने नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस अगर बाहर कोई टर्म है और ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 टर्म्स है, जैसे यहाँ पर है 10 प्लस 3 प्लस 5, तो C से 10 को भी मल्टीप्लाई हो रहा है, C से 3 को भी मल्टीप्लाई हो रहा है और C से 5 को भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू 5 प्लस 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय C। तो इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, 18 मल्टीप्लाई बाय C, और हम मल्टीप्लीकेशन को अभी हम पढ़ चुके हैं कि हम इसको ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो 18 क्या बन गया, C। इसका मतलब भी यही होता है, अगर हम मल्टीप्लीकेशन लिखे या ना लिखे, मतलब यही होता है कि 18 से C को क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो थी ये 18C हमारे पास क्या निकला, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, राइट। इफ C इक्वल्स टू ₹50, फाइंड द टोटल नंबर अर्नड बाय द सेल आएगा, सेल ऑफ पेंसिल्स। कहते हैं अगर C मान लो हमारे पास 50 रुपीज है, तो आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है जो कि इन पेंसिल्स को बेचकर मिला। तो हम क्या कर देंगे, C की जगह पर 50 रुपीज जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 18 हमारे पास 18C पेंसिल्स हैं, 18 और C कितना दे रखे हैं हमें, ₹50। तो कॉस्ट कितनी आ गई रुपीज, 18 zeros are 0 and 18 5s are 90। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 900 आ गई, किसकी, पेंसिल्स को बेचकर। आगे लिखा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाय सेलिंग इरेजर्स। अब आपको इरेजर्स को बेचकर जितनी टोटल मनी मिली उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो हमारे पास इरेजर ये थे, डे 1 पर उसने 4 सेल किए, डे 2 पर 6 सेल किए और डे 3 पर कितने इरेजर्स बेचे उसने 1, और कॉस्ट क्या दे रखी है 1 इरेजर की डी। तो डे 1 पर उसको 4 इरेजर्स बेचकर उसकी अर्निंग कितनी हुई 4 मल्टीप्लाई बाय डी विच इज 4D। डे 2 पर 6 इरेजर्स को बेचकर उसको कितनी अर्निंग हुई 6 मल्टीप्लाई बाय डी विच इज 6D, राइट। और 1 डे 3 पर उसने 1 ही इरेजर सेल किया तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई 1D। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास 4D प्लस 6D प्लस 1D। अगेन D कॉमन है, बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या रहा 4 प्लस 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11D। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया इरेजर्स को बेचकर 11D। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया कि 11D जो है वो इरेजर्स को बेचकर आ रहा है, राइट। The expression for the total money earned by selling pencils and erasers during these 3 days is 18C plus 11D. Naturally, अब टोटल मनी उसने कितनी अर्न की पेंसिल्स और इरेजर्स को बेचकर, राइट। तो पेंसिल्स को बेचे था तो उसके पास टोटल जो मनी थी वो कितनी आई थी 18C, राइट 18C। और इरेजर्स को बेचकर आ रही है 11D। तो टोटल मनी कितनी होगी उसने दोनों चीजें बेची हैं पेंसिल्स भी और इरेजर्स भी, तो पेंसिल्स की कॉस्ट प्लस इरेजर की कॉस्ट इनको हम ऐड करेंगे तो वो इसकी क्या आ जाएगी टोटल मनी। नेक्स्ट है कैन द एक्सप्रेशन 18C प्लस 11D बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अभी हमने 18C को भी सिंप्लीफाई किया था 11D को भी सिंप्लीफाई किया था। अब कह रहे कि क्या जब हम इन दोनों को प्लस कर दे रहे हैं तो क्या इसको हम अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नो, हम नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इसकी टर्म में हमारा जो लेटर है वो C है और इसमें क्या है D। क्योंकि हमारे लेटर्स जो है मींस वेरिएबल डिफरेंट है तो हम इसको आगे प्लस नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे वेरिएबल सेम होते, अगर ये C है तो ये भी C होता तो हम इसको प्लस कर लेते, अगर ये D है और ये भी D होता C की जगह तो अब भी हम इसको प्लस कर सकते थे, राइट। तो वो आगे सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देयर इज नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन एज इट कंटेन्स डिफरेंट लेटर नंबर्स। कहते हैं कि इसको आगे सिंप्लीफाई करने का कोई वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके जो लेटर नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। In this problem, we saw the expression 5C plus 3C plus 10C getting simplified to the expression 18C. कहते इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास जब एक्सप्रेशन आया था, फर्स्ट डे उसने पेंसिल्स बेची 5C, सेकेंड डे 3C, थर्ड डे 10C, और हमने इसको क्या किया प्लस किया तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या बन गया 18C। अब आगे कह रहे हैं चेक दैट बोथ एक्सप्रेशंस टेक द सेम वैल्यू when C is replaced by different numbers। अब कहते हैं कि आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को चेक कीजिए सेम वैल्यू लेकर, जब हम C को रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट नंबर से तो क्या आंसर सेम आता है? ऑफ कोर्स आएगा। अगर हम C की जगह हम कोई और लेटर नंबर ले लेते हैं, यहां पर C था, मान लो हम C की जगह ले लेते हैं X, राइट, तो 5X आ जाएगा प्लस 3X आ जाएगा प्लस 10X आ जाएगा, और इसको हम प्लस करेंगे अगेन हमारे पास क्या आ गया 18X। तो क्या है सेम वैल्यू आ रही है जब हम C को रिप्लेस कर रहे हैं किसी डिफरेंट नंबर से।